गुड मॉर्निंग। आज बीए तृतीय वर्ष यानी बीए फाइनल ईयर के राजस्थान इतिहास विषय में अब बारी बारी से हम विभिन्न प्रदेशों के या विभिन्न रियासतों के जो राजवंश हैं उन राजवंशों में व्यक्ति विशेष को पढ़ेंगे, जैसे मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर और ढूंढाड़। अब इसमें आज जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सब रियासतों में या जितने भी क्षेत्र रहे हैं राजस्थान में, वहाँ राजवंशों में व्यक्ति विशेष के अध्ययन में 4-4, 3 या 5-5 पात्र है, लेकिन सिर्फ बीकानेर का एक ऐसा राजवंश है जिसका फाइनल ईयर के सिलेबस में सिर्फ एक जो व्यक्ति विशेष है उसका पूरा विवरण दिया हुआ है और वो है महाराजा राय सिंह। तो चूंकि वो एक ही कैरेक्टर बताया गया है उसमें, तो बीकानेर के राठौड़ों में राय सिंह का अध्ययन आज करते हैं। तो आज पढ़ेंगे राय सिंह को। ये जो राय सिंह है, कहते हैं कि ये मूल रूप से राठौड़ों की प्रारंभिक शाखा मारवाड़ मानी जाती है और जोधपुर के बाद अगर देखा जाए तो दूसरी जो उनकी शाखा है वो बीकानेर थी। अब बीकानेर के राठौड़ों में जो उनकी वंशावलियां हैं उसके आधार पे जो राय सिंह का अध्ययन करेंगे, तो राय सिंह के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है, उससे पहले क्या क्या चीजें हुई है, यानी राय सिंह के जीवन काल से पहले बीकानेर में क्या हुआ। तो कहते हैं थोड़ा सा इनकी जो पूर्व का इतिहास है उसको समझते हैं ताकि एक बार राय सिंह तक आते हैं। उससे पहले तो बीकानेर में ऐसी क्या घटनाएं घटित हुई, बीकानेर जो राजवंश है राठौड़ों का, वहां स्थापना कब हुई तथा किसने की, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो मूल रूप से मारवाड़ के ही थे। तो वहां लेकर के कौन गया और वहां से उनकी वंशावलियां राय सिंह तक कब तक आती है उसके बारे में एक बार डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे राय सिंह को पढ़ने से पहले देखते हैं कि बीकानेर की जो स्थापना है वो राव बीका द्वारा की गई। ध्यान रखना, बीकानेर की स्थापना राव बीका ने 1488 ईस्वी में की थी। ठीक है। अब बीकानेर का नाम बीका क्यों पड़ा, तो ये राव बीका वह एक नरा नाम का आदमी था, नरा। इन दोनों ने मिलकर बीकानेर की स्थापना करवाई थी। तो कि नरा के सहयोग से बीकानेर ने बीकानेर की नींव डाली, इसकी वजह से इसका नाम कालांतर में पड़ा बीकानेर, क्योंकि उससे पहले वहां नरा नाम का व्यक्ति शासन कर रहा था और उसने कहा कि वो तभी उसका शासन है या उसका जो राज्य है वो बीका को सौंपेगा जब वो अपने राज्य की स्थापना में उसका नाम का उल्लेख हो। तब उसने कहा कि बीका के आगे नरा नाम से उसने ये स्थापना की थी, तब बीकानेर पड़ा। कब की घटना है, 1488 ईस्वी में। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के इतिहास में देखें तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी जो नींव रखी गई थी वो करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। अब वही करणी माता, क्योंकि यहाँ बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी, करणी माता, तो कहते जो करणी माता है उसी करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की नींव रखी गई थी, करणी माता के आशीर्वाद से। अब राव बीका जो है ये राव जोधा का द्वितीय पुत्र था, यानी दूसरा पुत्र था। कहते हैं कि राव जोधा का जो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम था नीबा। अब जो राव नीबा था, कहते हैं वो इतना सफल नहीं हुआ और कालांतर में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन बीका को शासन नहीं मिलता। तब बीकानेर क्या कर जाता है कि जांगल प्रदेश आ जाता है और जांगल प्रदेश को जीत करके वहां बीकानेर की स्थापना करता है, जिसमें उसको मिलता है सहयोग किसका, नरा का। और कहते हैं करणी माता भी वही है और करणी माता के आशीर्वाद से ही नींव रखी थी। तब कहते हैं कि देशनोक में करणी माता के मंदिर की जो मूल नींव रखी गई थी, मंदिर जो मूल मंदिर बना है करणी माता का, उसकी स्थापना राव बीका ने ही करवाई थी। ठीक है। अब क्या हुआ, बीका के बाद कहते हैं कि यहां एक शासक हुआ राव लूणकरण। ये राव लूणकरण बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ है। कहते हैं ये इतना परोपकारी था कि इसने खूब दान दिया करता था, इसीलिए इस राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कलयुग का कर्ण। अब जो राव लूणकरण है इसी की एक पुत्री का विवाह बीका आमेर में एक राजा था पृथ्वीराज, उस पृथ्वीराज से जो शादी हुई थी वो राव लूणकरण की पुत्री से हुई थी। तो राव लूणकरण फेमस राजा था
इतिहास में इसका नाम कलियुग के कर्ण के नाम से जाना जाता है। ये भी बीकानेर का शासक था। इसके बाद राव लूणकरण के बाद यहाँ कोई फेमस शासक आता है, तो वो था राव जैतसिंह। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण शासक था। राव जैतसिंह ने बीकानेर की सीमाओं का बड़ा विस्तार किया था और इसी ने, कहते हैं कि इसी के शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में राव जैतसिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था सांगा की मदद के लिए, यानी सांगा की तरफ से लड़ने के लिए राव जैतसिंह ने अपने पुत्र कल्याणमल को भी भेजा था। लेकिन जो राव जैतसिंह है, इसके शासनकाल में मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ों में कहते हैं जो वैमनस्यता थी वो ज्यादा बढ़ी, रार थी, तकरार वो ज्यादा बढ़ गई और इन दोनों के बीच में ऐतिहासिक युद्ध भी होता है मारवाड़ और बीकानेर के बीच में। वो राव जैतसिंह के समय ही प्रारंभ हुआ था उसका। राव जैतसिंह के बाद यहाँ का कोई महत्वपूर्ण शासक था, तो वो था राव कल्याणमल। पंद्रह 1541 में राव जैतसिंह का देहांत होता है और कहते हैं 1541 में ही राव कल्याणमल बीकानेर का शासक बनता है। अब राव कल्याणमल 1541 से लेकर 1574 तक शासन करता है, क्योंकि यहीं से अपन रायसिंह को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब जो राव कल्याणमल था 1541 में शासक बनेगा, 1574 तक रहेगा और इसके पिता की जो तनातनी राठौड़ों यानी जोधपुर से हुई थी वो तनातनी अब भी बरकरार रहेगी। और कहते हैं कि कालांतर में इसी राव कल्याणमल का बेटा राय सिंह अकबर के द्वारा जब उसे सैन्य अभियान के लिए जोधपुर भेजा जाता है तो चंद्रसेन जी को पराजित कर देता है और उसके बाद जोधपुर का प्रशासक नियुक्त होता है और वो प्रशासक हुआ था कौन? राय सिंह। यानी राय सिंह जोधपुर का भी प्रशासक बनता है, यानी अपने ही पूर्वजों को हरा करके, जो पूर्वज उनके भाई थे उनको ही हरा करके वो जोधपुर की राजगद्दी प्राप्त करता है। अब क्या हुआ, राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और दूसरा था पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज राठौड़ कहलाता है। ये जो पृथ्वीराज था ये साहित्यकार और बहुत बड़ा कवि था। ये अकबर की सेवा में चला जाता है और ये भी अकबर की सेवा में चले जाते हैं। और ये घटना है 1570 ईस्वी की, जब एक दरबार हुआ था, नागौर दरबार। तो नागौर दरबार में राव कल्याणमल बीकानेर की तरफ से उपस्थित होता है और उस समय वो दोनों पुत्रों को साथ में लेकर उपस्थित होता है और कहते हैं इसी समय वो अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। यानी कि अगर यूं देखा जाए तो आमेर के बाद अगर मुगलों का सबसे कोई विश्वसनीय और ज्यादा वफादार सहयोगी कोई रहा है तो वो रहा है बीकानेर। कौन सा रहा है? बीकानेर। और इसका प्रारंभ माना जाता है राव कल्याणमल के समय से, यानी सबसे पहले राव कल्याणमल ही गए थे 1570 के नागौर दरबार में। उसके बाद कल्याणमल ने जो सहयोग दिया उस सहयोग को निरंतर जारी रखा राय सिंह ने, और यहां से ही राय सिंह को पढ़ना अपन प्रारंभ करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब है महाराजा राय सिंह। कहते हैं कि जो इनका जन्म है वो 1541 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम राव कल्याणमल था। इनका जो भाई था वो था पृथ्वीराज राठौड़। और इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ के ऊपर और महाराणा प्रताप के ऊपर कन्हैयालाल सेठिया ने एक बहुत बड़ा साहित्य लिखा है। जो इतिहास में जो एक कविता है वो पाथल और पीतल के नाम से जानी जाती है। उसमें पृथ्वीराज राठौड़ को ही पीतल कहा गया है और पाथल राणा प्रताप को कहा गया था। और यही पृथ्वीराज राठौड़ है। एक किंवदंती है इतिहास में कि राणा प्रताप भी एक बार तो मित्रता करने के लिए या समझौता करने के लिए अकबर से बाध्य हो गए थे अपनी परिस्थितियों बस। तो कहते हैं उनको अगर वो गुलामी या उनकी जो समझौता है उस समझौता नहीं होने दिया अकबर से, मुगलों से, तो कहते हैं उसका क्रेडिट भी जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। वो महाराणा प्रताप का जब इतिहास व्यक्ति विशेष में पढ़ेंगे तब इस पृथ्वीराज राठौड़ को वापस लेकर आएंगे।
अब क्या हुआ कि जो राव कल्याणमल है उसका बेटा राय सिंह था, जन्म हुआ 1541 में। अब राणा प्रताप का 1540 में, राय सिंह का 41 में और अकबर का हुआ था 1542 में। यानी ये एक प्रकार से देखें तो जो उस समय के बड़े व्यक्ति विशेष थे घटनाक्रम में, उन तीनों का कंटिन्यूटी के साथ एक एक वर्ष में जन्म बताया गया। तो 41 में है राय सिंह। अब राय सिंह के पिता कल्याणमल की मृत्यु होती है 1574 ईस्वी में। तो कहते हैं 1574 में ही बीकानेर के राजा राय सिंह का राज्याभिषेक होता है। तो राय सिंह शासन करता है 1574 ईस्वी से लेकर के 1612 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये तो है इनका शासनकाल। जबकि अगर जन्म काल देखा जाए तो 1541 है, यानी जन्म काल देखा जाए तो 1541 से लेकर पूरा जीवन काल वो कहलाएगा 1612 तक, और शासन काल है 74 से लेकर 1612 तक। और 1574 में इनका राज्याभिषेक होता है। लेकिन राज्याभिषेक से पहले ही राय सिंह ने अपनी वीरता, अपने युद्ध कौशल से अकबर को प्रभावित कर रखा था, और वो आई घटना नागौर दरबार से। जो नागौर दरबार हुआ 1570 का, उस नागौर दरबार में कल्याणमल के साथ राय सिंह भी थे, और राय सिंह वहां उपस्थित हुए थे। उसके बाद में कल्याणमल ने राय सिंह को मुगल दरबार में सेवा के लिए भेज दिया था, और उसमें उनके दोनों बेटे गए थे, पृथ्वीराज राठौड़ और महाराजा राय सिंह। अब क्या हुआ कि राय सिंह को वहां भेजा गया, लेकिन आपको पता है कि मारवाड़ के जो राजा थे रामचंद्र सेन जी, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और जब उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की तो कहते हैं कि मारवाड़ यानी जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए मुगल सेना भेजी गई, और जो मुगल सेना भेजी गई जोधपुर पर, जो जोधपुर अभियान हुआ था, उस जोधपुर अभियान का नेतृत्व किया था राय सिंह ने। कौन सा? अकबर की सेना का या मुगल सेना। नेतृत्वकारी कौन है? राय सिंह। अब राय सिंह यहां आएगा, राय सिंह जोधपुर को जीत जाता है, तब कहते हैं 1572 में, 1572-73 ईस्वी में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राय सिंह की एक उपलब्धि और है। इन्होंने क्या हुआ कि अकबर के शासनकाल में मिर्जा बंधुओं का दमन किया था, जिसके कारण अकबर इनसे बहुत खुश था और उनको एक राय की उपाधि दी थी। वैसे तो ये नाम तो राय सिंह है ही है, लेकिन फिर भी एक उस समय एक उपाधि चलती थी राय की, और राय की उपाधि मिर्जा बंधुओं का दमन करने के लिए इनको दी गई थी, और वो दी थी राय सिंह को। ठीक है, यानी कि मिर्जा बंधु क्या है कि अकबर के लिए सिरदर्द पैदा कर रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे, और उन उपद्रव का दमन किया था महाराजा राय सिंह ने। अब क्या हुआ कि राय सिंह प्रशासक भी नियुक्त हो गए, लेकिन ठीक इस घटना के एक वर्ष बाद 1574 में राव कल्याणमल की मृत्यु हो गई। तो अब राज्याभिषेक किसका हुआ है? राय सिंह का। तो 1574 में इनका राज्याभिषेक कब होता है? 1574 ईस्वी में राय सिंह का। अब ये बीकानेर के राजा बन गए, लेकिन राठौड़ों में अब तक जो मान्यता थी उसके अनुसार अभी तक किसी भी शासक ने अपने नाम के आगे जो एक उपाधि लगाते थे वो राव नाम की उपाधि लगाते थे। तो कहते हैं राव शब्द है वो प्रयुक्त किया गया था, लेकिन यहां से बीकानेर के शासकों में राय सिंह पहला शासक है जिसने कहते हैं राव की उपाधि त्याग कर महाराजा की उपाधि धारण की। यानी महाराजा की उपाधि धारण किसने की है? महाराजा की पदवी धारण करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक। ठीक है, इसके बाद बीकानेर के जितने भी राजा होंगे वो महाराजा लगाएंगे, यानी महाराजा नाम धारण करेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी थे वो सब राव लगाते थे। तो कहते हैं ये जो राय सिंह है वो बीकानेर का प्रथम शासक है जिसने अपने नाम के आगे महाराजा की पदवी धारण की थी। इन्हें 2 पदवियां धारण की थी, महाराजा और महाराजा धीराज की। तो कहते हैं ये चीज यहां तक होती है। इसके बाद क्या हुआ? इसी बीकानेर के शासक राय सिंह ने
1589 में बीकानेर में पहले क्या था, एक पुराना दुर्ग था जिसको कहते थे बीका की टेकरी। उसी बीका की टेकरी पर क्या कर दिया, एक नया दुर्ग बनाने का काम शुरू किया। तो 1589 ईस्वी में इसने बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया। ये प्रारंभ हुआ है, जबकि 1594 में कंप्लीट हुआ था, निर्माण पूर्ण हुआ। इसका मतलब 1589 में जो नींव रखी गई थी बीकानेर दुर्ग की, वो 1594 में पूरी हुई। लेकिन कहते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ। नामकरण कहते हैं कि पुराने किले पर ही एक नए दुर्ग की नींव रखी गई थी, और लोगों में यह मान्यता था कि वो पुराने किले को ही कहते थे। और मारवाड़ी में एक शब्द है पुराने के लिए, जूना शब्द यूज किया जाता है, और इसी पर यानी जूनी जगह पर ही एक गढ़ बनाया गया। इसलिए कालांतर में यही बीकानेर दुर्ग इतिहास में जूनागढ़ दुर्ग से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग। तो जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, बीकानेर में। कहते हैं कि समतल जमीन पर स्थित है, और इसी दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। लेकिन इस दुर्ग का जो निर्माण हुआ, क्योंकि राय सिंह तो अधिकतर युद्धों में बिजी रहते थे, मुगलों के अभियानों का नेतृत्व करते थे, तो उस कारण क्या हुआ, इस दुर्ग का जो निर्माण है उन्होंने अपने एक मंत्री थे करमचंद पवार, तो कहते हैं करमचंद पवार की देख रेख में बीकानेर दुर्ग का निर्माण हुआ है। याद रखना है, 89 में नींव डाली गई, 94 में कंप्लीट हुआ है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने इस दुर्ग को बनवाया, निर्माण करमचंद पवार की देखरेख में हुआ। इसी दुर्ग में दो बड़े विशाल प्रवेश द्वार है, सूरजपोल व करणपोल। कहते हैं जो सूरजपोल है ये मुख्य प्रवेश द्वार है, और जब अंदर जाते हैं ना, इसी दुर्ग के प्रवेश द्वार पर विशाल पाषाण मूर्ति है। क्या है, पाषाण मूर्तियां बनवाई, बट किसकी थी, जयमल और फत्ता की। ध्यान रखना, जयमल और फत्ता की मूर्तियों की जो स्थापना हुई थी वो अकबर ने भी आगरा दुर्ग के बाहर करवाई थी। लेकिन कहते हैं ये जो राय सिंह है वो भी उनकी वीरता से इतना अभिभूत था कि जब उसने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तो इसमें दो विशाल पाषाण मूर्तियां बनवाई, किसकी, जयमल और फत्ता की। तो ये भी इसी दुर्ग में अंकित है। इसी दुर्ग की एक प्रमुख विशेषता और है, और वो है इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। जो महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में बना था, लेकिन चूंकि राय सिंह तक सीमित है अपन, तो राय सिंह के बारे में ये चीज है। 89 में नींव रखी है, 94 में संपन्न हुआ है, निर्माण मंत्री करमचंद पवार की देखरेख में हुआ है। दो विशाल प्रवेश द्वार है, सूरजपोल व करणपोल, और दुर्ग के प्रवेश द्वार पर दो विशाल पाषाण मूर्तियां बनवाई थी जयमल व फत्ता की। लेकिन इसी दुर्ग में बहुत फेमस चीज है, यानी कि बीकानेर का जो इतिहास है उसका एक प्रमुख स्रोत है राय सिंह प्रशस्ति। इस राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण भी बीकानेर दुर्ग के अंदर ही किया गया है, और इतिहास प्रसिद्ध है राय सिंह प्रशस्ति, जो महाराजा राय सिंह के जीवन काल की हमें पूरी जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो राय सिंह प्रशस्ति भी इसी दुर्ग में स्थित है। अब क्या हुआ, कहते हैं कि इस घटना के बाद ये चीजें तो हुई, लेकिन इनका जो मुगलों से संबंध था, तो कहते हैं कि अकबर जो था, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अकबर के शासनकाल में क्या हुआ, कहते हैं अकबर का जो विश्वसनीय राजपूत साथी कोई था तो वो था महाराजा मानसिंह। लेकिन मानसिंह के बाद अगर राजपूताने में किसी ने सबसे ज्यादा सहयोग किया उनका, तो वो था राय सिंह।
अब चूंकि राय सिंह राव न लगा करके महाराजा की पदवी धारण करता था, तो कहते हैं ये महाराजा राय सिंह कहलाए। अब राय सिंह ने इतना सहयोग किया कि इन्होंने 2 मुगल शासक अकबर और जहांगीर की सेवा में रहे। अकबर के सबसे विश्वसनीय साथी थे राजा मान सिंह, जबकि दूसरे जो विश्वसनीय साथी थे वो थे राय सिंह। अब राय सिंह ने क्या कर दिया, राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से कर दिया। और जब राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया तो कहते हैं कि जहांगीर की एक संतान थी शहजादा परवेज। तो कहते हैं वो जो अभागा शहजादा परवेज था वो राय सिंह की पुत्री से ही पैदा हुआ था। अब जहांगीर से शादी भी कर दी, जहांगीर का विश्वसनीय भी हो गया, यानी एक प्रकार से ससुर है तो विश्वसनीय भी होगा। तो कहते हैं जब अकबर की मृत्यु हुई थी तब जहांगीर के राज्याभिषेक के लिए कहते हैं कि जो आमेर के राजा मान सिंह थे वो जहांगीर के विरोधी माने जाते थे। और कहते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया कि जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो को सपोर्ट किया, लेकिन राय सिंह रहा जहांगीर के पक्ष में, क्योंकि ये अपने दामाद को ही बनवाने की कोशिश करेगा। तो कहते हैं राय सिंह के सहयोग से ही जहांगीर मुगल शासक बनता है। तो उसमें उन्होंने उनकी मदद भी की थी। और जो खुसरो का विद्रोह हुआ था उस खुसरो के विद्रोह को दबाने में भी राय सिंह का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। तो अब जहांगीर जब शुरू होगा, जहांगीर का शासनकाल, तो इससे पहले कहते हैं अकबर ने, उन समय मनसबदारी व्यवस्था चलती थी, अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब दिया था। कितना मनसब? लेकिन जब जहांगीर आएगा तो जहांगीर राय सिंह को 5000 का मनसबदार बना देता है। यानी इनके मनसबदार में, मनसब जो था उस मनसब में वृद्धि हुई है। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अब क्योंकि जहांगीर का विश्वसनीय आदमी भी था, और कहते हैं कि जब जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ तो कहते हैं जहांगीर ने राज्याभिषेक के बाद सबसे पहले मिलने के लिए राय सिंह को ही बुलाया था, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बुलाया था। इसका मतलब ये उनके बड़े विश्वास पात्र थे। दूसरी चीज, ये जो राय सिंह है, इन्होंने कहते हैं अपने रण कौशल और युद्ध कौशल से मुगलों की इतनी सेवा की कि मुगलों के साम्राज्य विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लेकिन घटना है 1612 की। एक स्थान है दक्षिण भारत में बुरहानपुर। इस बुरहानपुर में राय सिंह की मृत्यु हो गई। ये महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि जो बीकानेर के शासक राय सिंह हैं उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 1612 में हुई है। और कहाँ हुई है? बुरहानपुर नामक स्थान पे जो दक्षिण भारत में है। और वो अपने अभियानों में चले गए थे, तो कहते हैं उसी दक्षिण भारत में उस समय उनकी मृत्यु हो गई। तो बुरहानपुर थोड़ा याद रखना है। अब कहते हैं ये तो इनका जीवन वर्ग था, लेकिन राय सिंह कहते हैं कि जितने बड़े वीर थे, कुशल योद्धा थे, सेनानायक थे, उनके साथ साथ वो साहित्य के संरक्षक भी थे। और कहते हैं ये खुद अच्छे साहित्यकार थे। क्या थे? कौन? राय सिंह। और इन्होंने 2 बड़े ग्रंथ लिखे, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। यानी राय सिंह के कभी पूछा जाए महत्वपूर्ण ग्रंथों के नाम बताओ तो अच्छे साहित्यकार थे तभी इन्होंने लिखे। और उन्होंने कौन सा लिखा? एक तो राय सिंह महोत्सव और एक ज्योतिष रत्नमाला। इन नाम से 2 ग्रंथ लिखे राय सिंह ने। तो इसका मतलब इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि वो बहुत बड़े कवि, साहित्यकार, और कहते हैं कि हर क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो बीकानेर में आज भी याद किया जाता है। क्योंकि कहते हैं बीकानेर का अगर वास्तविक रूप से प्रारंभ माना जाता है तो वो भी राय सिंह के समय से। दूसरी चीज कहते हैं जो बीकानेर में चित्रकला का विकास हुआ,
बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ। ये भी राय सिंह के शासनकाल में हुआ। यानी बीकानेर चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ है? राय सिंह के शासनकाल में। इसके अलावा जो राय सिंह थे, कहते हैं राय सिंह भी बड़े दानी थे। उनके पूर्वज राव लूणकरण भी बड़े दानी थे, तो राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया। लेकिन कहते हैं ये भी बड़े दानी थे और राजपूताने के इतिहास में ये बड़े फेमस थे। दान वीरता, दान के बारे में कहते हैं इनके जितना दान कोई उस समय उनका समकालीन शासक नहीं था, इसलिए इनको कहते हैं इतिहासकार हुए मुंशी देवी प्रसाद। कौन? मुंशी देवी प्रसाद। उस मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। और ये दान कब इनका प्रकाश में आया, इसका महत्व लोगों ने कब जाना? तो कहते हैं दान तो करते ही थे, लेकिन इनके राय सिंह के शासनकाल में त्रिकाल पड़ा था बीकानेर में, यानी 3 वर्षों के लिए भयंकर अकाल पड़े। उस समय राय सिंह ने लोगों की खूब मदद की, उनके लिए अनाज पानी उनकी व्यवस्था करवाई थी, इसलिए लोग इनको दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते थे। लेकिन चूंकि इससे पहले इन्हीं के वंशज में इनके जो पूर्वज थे राव लूणकरण, उन्होंने भी खूब दान किया, इसलिए उनको भी दाना मतलब कर्ण के नाम से जाना गया। लेकिन वो क्या कहलाते थे? जो राव लूणकरण थे वो कलयुग के कर्ण कहलाए। क्या कहलाए? कभी पूछे राजपूताने के इतिहास में कलयुग के कर्ण थे वो कौन थे? तो राव लूणकरण बीकानेर के शासक ही थे। ठीक है, लेकिन राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन रहता है इन सवालों में, इसलिए याद रख लेना राय सिंह में राज से शब्द स्टार्ट हो रहा है और राजपूताने में भी राज से। तो जब भी आए कि राजपूताने का कर्ण किसको कहा गया है तो राय सिंह को। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। जबकि कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है? राव लूणकरण को। दोनों ही बीकानेर के शासक थे और दोनों ही राठौड़ राजवंश से थे। ये थे महाराजा राय सिंह। कल के टॉपिक में हम दूसरे व्यक्ति विशेष को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।